और सवाल यही उठता है, हालांकि बेमानी है ये डॉक्टर राकेश पाठक जी उस मीडिया से जो चरण वंदना, हेमंत जी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो चरण वंदना में जो मसरूफ हो हर वक्त, उससे ये उम्मीद करें कि आने वाले बजट में सरकार क्या करने जा रही है, एमएसएमई सेक्टर का क्या हो रहा है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच रही है, महंगाई कहाँ पहुंच रही है, उससे सरकार से वो सवाल पूछें। ये तो खैर बेमानी है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में देखा, वो तो सवाल पूछते हैं आप अपने बटुए में क्या रखते हैं, कौन सा ड्रिंक पीते हैं। तो उन लोगों से किसी भी तरह की पत्रकारिता की बातें करना तो खैर बेमानी है, लेकिन इस हद तक पहुंच जाना कि जो देश के जो जो महान प्रधानमंत्री रहे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो भले ही एक पार्टी के नेता रहे हों, उनकी शहादत को इस हद तक पहुंचा देना कि कहें कि इससे पहले कांग्रेस कुछ कहे, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी उन गलत नीतियों की वजह से ये हुआ, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने ट्वीट और ये सब तो किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चैनल पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इस एंकर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या अमित मालवीय पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर पवन खेड़ा ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, वहां पर जिस तरह से उनके नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नीचता की हदें पार की जा रही हैं, आखिर ये कहां जाकर रुकेंगी? क्या ये मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए है? क्या इसे यहीं तक रोका जाए? क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती ताकत, कांग्रेस की बढ़ती ताकत से बौखलाहट है? क्या इसे यहाँ रोक दिया जाए, या आप इसे इससे कहीं आगे देखते हैं? और क्या बीजेपी को इसका खामियाजा अग्निवीर जैसी योजना या अयोध्या, ये तमाम जो उन्होंने मुद्दे उठाए संविधान और लोकतंत्र वाले, जो खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या इस पर भी आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। मैं हेमंत जी की बात में एक विस्तार देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस झूठ के विश्वविद्यालय का कुलपति बताया अमित मालवीय को, उसके प्रधान संरक्षक कौन है ये भी इस देश के लोगों को मालूम है। देश के मुखिया की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही उसका प्रधान संरक्षक है, चीफ पैट्रन वही है। इसलिए अब ये झूठ की गंगा वहां तक पहुंच चुकी है, मैली गंगा है, मैला नाला है झूठ का, जहां वो दो शहीद प्रधानमंत्रियों की शहादत को इस तरह से मलिन करना चाहता है, उस पर कालिख पोत रहा है। पहले इससे मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा मीडिया पर। इस मीडिया के बारे में बात करना भी शर्म का विषय है, जो मीडिया अपना फर्ज, अपना ईमान भूलकर सत्ता का चारण बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा हेमंत जी ने कि वो तो दुकान है, वो कोई चैनल नहीं है। पत्रकार आपने कहा, मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। वो भी सत्ता के राजप्रासाद के भीतर ढोल बजाने वाला, उनका भोंपू बजाने वाला एक कारिंदा है। इतना तक हो सकता है कि कोई व्यक्ति चलती डिबेट में, लाइव में बुशरा कोई बात कह दे, ये उसका अधिकार है, उस समय उसने जो कह दिया। लेकिन जो एंकर है, चैनल का हेड है, वो एडिटर इन चीफ है, उसका तो फर्ज था कि तत्काल उसी वक्त उसे रोकना चाहिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं देश के दो दो प्रधानमंत्रियों, जिनमें से एक तो पद पर रहते हुए शहीद हुई हैं, उनके उनकी हत्याओं को आप तार्किक तर्क सम्मत सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला अपराध एंकर ने उस वक्त ये किया, उसने उस वक्त नहीं रोका। चलिए हम ये भी मान लेते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत उस वक्त आपको काट मार गया होगा, या आपको लगा होगा कि हाँ ठीक ही तो कह रहा है, इसलिए आपने उसे नहीं रोका। लेकिन कुछ घंटे बाद आप दो दो ट्वीट करते हैं, उसमें भी अपनी मंशा नहीं जाहिर करते, पूरी सहमति के साथ एज इट इज उसको शेयर कर देते हैं। हो सकता है इस डिबेट में मैं कोई ऐसी बात कह जाऊं जिससे आप सहमत ना हो, तो आपका अधिकार होगा या तो मुझे अभी टोकें, या बाद में आप 8 बजे के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर अगर इसे कहें तो आप उसमें लिखें डॉक्टर पाठक ने कहा था पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूरी तरह खारिज करती हूं डॉक्टर राकेश पाठक की इस बात को या हेमंत त्रि साहब की इस बात को। लेकिन तथाकथित उस पत्रकार ने दो दो ट्वीट किए और एक शब्द भी असहमति का नहीं दर्ज कराया उसमें। ये शर्मनाक बात है। अब आते हैं उन दो हिस्सों पर। राजस्थान वाली बात को बाद में लेंगे, पहले इस बात पर आ जाएं कि अमित मालवीय का तर्क क्या है। उसका कहना यह है, उनका नहीं कहूंगा, क्षमा करें, मैं बहुत शालीन आदमी हूं बातचीत में, लेकिन जो जिस योग्य है उसको वही संबोधन दिया जाएगा। उसका कहना यह था
कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को उनके राजनीतिक फैसलों के कारण इस गति को प्राप्त होना पड़ा, यानी उनकी हत्याएं इसलिए हुई कि उन्होंने पद पर रहते हुए जो फैसले किए थे वो किसी समूह विशेष को, किसी समुदाय विशेष को उचित नहीं लगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। यानी कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए वो आदमी ये कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो हत्या तो होगी ही। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, नई पीढ़ी के लोग हो सकता है न जानते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे ऑपरेशन ब्लू स्टार को सबसे बड़ा सबब माना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों करना पड़ा उस समय तत्कालीन सरकार को, ये देश के नए पीढ़ी के लोगों को न मालूम हो तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि उस वक्त स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल, आतंकवाद की शरणगाह बना हुआ था। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हमने देखा, इस देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं का मुकाबला वहां से किया गया। कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितने बड़ी संख्या में हथियार वहां जमा थे, और देश के खिलाफ, देश की अखंडता के, एकता के खिलाफ बगावत की तैयारी थी वहां पर, देश को तोड़ने की तैयारी थी। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री क्या अपने देश को टूट जाने देगा? क्या वो इस तरह से देश की एकता के खिलाफ चल रहे किसी आंदोलन को चलने देगा, या उसकी कमर तोड़ने के लिए जो माकूल कार्रवाई होगी वो करेगा? अमित मालवीय जैसे कुपड़ अपड़ को ये नहीं मालूम होगा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसकी एक प्रेरणा लाल कृष्ण आडवाणी भी है। हेमंत सर, आप जानते होंगे, आप मुझसे वरिष्ठ हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की खुद की सहमति थी इंदिरा जी को कि कार्रवाई कीजिए इस पर, खालिस्तानियों पर, जनरल सिंह भिंडरावाले पर उनकी सहमति थी। और जिस इंदिरा गांधी के बारे में अमित मालवीय उनकी हत्या को जायज ठहराने का काम कर रहा है, वो वही इंदिरा गांधी है जिसने इस देश का, इस दुनिया का भूगोल बदल दिया। इतिहास ही नहीं, इतिहास तो बहुत लोग बदलते हैं, लेकिन उन्होंने भूगोल बदल दिया, इस धरती के मानचित्र को बदल दिया था, एक देश के दो टुकड़े कर दिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वे दुर्गा के समान है। उस इंदिरा गांधी की हत्या को आप जायज ठहरा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का जिसका नाम लिया, वे भी प्रधानमंत्री रहने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जिस वक्त उनकी हत्या हुई। हत्या का सबब तमिल जो आंदोलन चल रहा था श्रीलंका में, उस आंदोलन को रोकने के लिए तत्कालीन श्रीलंका सरकार की मदद की थी राजीव गांधी। वो भी देश की एकता के लिए जरूरी था। हमारे पड़ोस में चल रहे किसी अलगाववादी आंदोलन को, जिसमें देश को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही हो, तो उसका प्रभाव, उसका असर हमारे तमिलनाडु तक आ सकता था। इसलिए राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही अपने पड़ोसी देश की मदद की थी, और इस कारण से उनकी हत्या हुई। क्या उसे भी जायज ठहराया जा सकेगा? तीसरी बात जिसको आपने अपने इंट्रो में लिया था, राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे। दरअसल में हेमंत जी ने जो कहा, मैं और उसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। ये लोग ये सब करते क्यों है, फिर गांधी जी की बात पर आएंगे। इन सब लोगों के भीतर, इस विचार परिवार के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, बाद में उनके बगल बच्चा भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी, इन सब की अंतरात्मा में कहीं गहरे ये अपराध बोध बैठा हुआ है कि इनके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके वैचारिक पुरखों ने उस लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान भी नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक श्रद्धांजलि संदेश, एक शोक संदेश जारी नहीं किया था। हेमंत सर, संघ के हजारों पृष्ठ के सामग्री में, लिखित सामग्री में, हेडगेवार जी से लेकर तो 1925 में संघ बन गया था। भगत सिंह की फांसी तो 1931 में हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी भगत सिंह को। गांधी जी भगत सिंह की हत्या को रोकने के लिए आखिरी दिन तक प्रयासरत थे। तो कुल मिलाकर इस विचार परिवार के भीतर
एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक अपराध बोध है कि हमारे पुरखे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे पास कोई महानायक नहीं है स्वतंत्रता संग्राम का, कांग्रेस के पास महानायकों की लंबी फहरिस्त है, गांधी से शुरू करके अभी आजादी के बाद शहीद हुए लोगों तक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उन्हें शर्म आती है खुद का चेहरा आईने में देखकर। इसीलिए वे या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपना सील ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। अहमद भाई ने कहा कि उन्होंने तो बैन लगाया था आरएसएस पर, ये सब भूलकर कभी भगत सिंह पर हाथ रखते हैं, कभी सरदार पटेल पर हाथ रखते हैं। वे भूल जाते हैं भगत सिंह जिंदा होते तो इन लोगों को कहां कहां दौड़ा देते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। वैचारिक रूप से भगत सिंह तो वामपंथी थे। भगत सिंह तो नेहरू की प्रशंसा करते हैं, अपने लेख में कीर्ति अखबार में लिखते हैं, भगत सिंह ने पंजाब के युवाओं से आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हें चुनना हो तो पंडित नेहरू की राह पर चलो। वे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में भी नेहरू को बेहतर बताते हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे अपराध बोधों के चलते हुए देश के महानायकों की चरित्र हत्या का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। गांधी जी के पैर छूने वाली बात पर संक्षेप में बात खत्म करूंगा बुशरा। गांधी जी की जी सावरकर से मुलाकातें इंग्लैंड में ही हो चुकी थी। जब इंडिया हाउस में एक बार एक समागम था, कोई मुलाकात, एक कार्यक्रम था, उसमें गांधी जी मिले भी थे, वहां संवाद हुआ था। उसके बाद 1 मार्च 1927 को जो महाराष्ट्र में जहां वे रहते थे रत्नागिरी में, विनायक दामोदर सावरकर, वहां गांधी जी गए हुए थे प्रवास पर। वहां दोनों के मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। सावरकर को बुखार था, इसके बावजूद गांधी जी मिलने पहुंचे, उनकी बातचीत हुई, बहुत देर तक उनकी मुलाकात हुई, तमाम विषयों पर उनकी चर्चा हुई। धनंजय कीर जो सावरकर के भक्त माने जाते हैं, उन्होंने जीवनी लिखी है सावरकर की, सावरकर के जीवनीकार हैं धनंजय कीर। उनकी किताब में पृष्ठ संख्या 175, 76, 77 पर इस मुलाकात का 1 मार्च 1927 की इस भेंट का पूरा उल्लेख है। संवाद है बिल्कुल शब्दशः, सावरकर ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, तमाम तरीके के धार्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते कौन सा हो, अहिंसा, हिंसक रास्ता, कई विमर्श हुए। सावरकर गांधी जी के सामने इस हैसियत में कभी नहीं थे कि महात्मा गांधी उनके पैर छुए। पूरी दुनिया उस वक्त भी गांधी का लोहा मान चुकी थी और 1927 में सावरकर के पैर छुएंगे गांधी जी। ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके पास अपना कोई महानायक नहीं है। मुझे अब इन लोगों पर दया आती। कोई शकुन पांडे उत्तर प्रदेश की गुब्बारे में पानी भरकर गांधी का पुतला बनाकर 2 अक्टूबर 30 जनवरी को उस पर गोली चलाती है, लाल रंग का पानी निकलता है उसमें से। क्या गांधी का कुछ बिगड़ जाता है उससे? आखिर में इनके अपने आदर्श पुरुष, इनके शिखर पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को 90 डिग्री के कोण पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है। G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को अगर आप लेकर आते हैं तो आप सावरकर का नाम नहीं लेते, उन्हें राजघाट ले जाकर बापू की समाधि पर ही प्रणाम करवाने जाना पड़ता है। आप शी जिनपिंग को अगर ले जाएंगे अहमदाबाद तो आपको साबरमती आश्रम ही ले जाना पड़ेगा। दुनिया के किसी कोने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाएंगे तो अपने जीते जी कभी वे ये नहीं कह पाएंगे कि मैं सावरकर के देश से आया हूं। वे जिंदगी में कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं हेडगेवार के देश से आया हूं, मैं गुरु गोलवलकर के देश से आया हूं। जब तक सूरज और चंद्रमा हैं तब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यही कहना पड़ेगा कि मैं गांधी के देश से आया हूं। वे हिरोशिमा जाएंगे तो हमारे गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा। यहां तक कि वे रूस जाएंगे तो चौराहे पर बेंच पर बैठा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला मिलेगा उन्हें। अभी मास्को गए थे, मास्को में चौराहे पर पंडित नेहरू की मूर्ति स्थापित है। दुनिया के 100 देशों में गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। सावरकर का नाम लेवा भी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ विधायक अगर ये कह दे कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे, तो न गांधी का कुछ बिगड़ता है, न गांधी के विचार का। लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, जो 2-2 प्रधानमंत्रियों की शहादत को जस्टिफाई करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि न आजादी से पहले उनका योगदान था इस देश में, न स्वतंत्रता के बाद इस देश की माटी पर शहीद होने में एक बूंद
खून की उन्होंने नहीं बहाई है इस देश में। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, एक पूरी की पूरी पीढ़ी कांग्रेस की शहीद हो गया हमले में, विद्याचरण शुक्ल से लेकर महेंद्र कर्मा तक। बताइए इस देश के इतिहास में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी शहीद का नाम गिना दीजिए। भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग इस लायक कभी न थे न होंगे कि ये अपने किसी व्यक्ति पर, अपने किसी नायक पर गर्व कर सकें। इसलिए हमारे और आपके इस देश के महानायकों की चरित्र हत्या का अनवरत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे बुशरा जी।